चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज व्हाट चैप्टर 7 रिगार्डिंग द गिफ्ट्स, एंड दिस इज आर्टिकल 122 129। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, एंड ऑल्सो वेरी वेरी मच लिंक्ड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ। आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। आप लोग गिफ्ट देते हैं, आप लोग गिफ्ट लेते हैं, और प्रॉपर्टीज में ऐसा होता रहता है। मतलब गिफ्ट का गिफ्ट हुआ, लीज हुआ, मॉर्गेज फिर भी कम करते होंगे आप लोग, है ना, लेकिन लीज, पीजी में रहना है तो रेंट पे अकोमोडेशन चाहिए तो आप लीज को यूज करते हैं। गिफ्ट्स हम लोग देते रहते हैं। अब तो वैलेंटाइन आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो गिफ्ट्स मूवल का तो होगा ही होगा। तो चैप्टर ऑफ गिफ्ट इज वेरी मच प्रैक्टिकली लिंक्ड टू योर लाइफ, that is why it must be very interesting to you. Secondly, from the exam point of view, very very important for your prelims and very very important for your mains. क्या खास बात है इसके अंदर, क्या ध्यान रखना है? सी, जो चीज जितनी आसान लगती है वो कई बार उतनी हमें धोखा दे जाती है। इट बिकम्स डिसेप्टिव हो जाती है, इन द सेंस यू थिंक इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है ये, लास्ट में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन होता यह है एट द राइट मोमेंट बहुत छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं, और आप लोगों ने वहीं पर चौंकना है। अपने को कॉन्शियस रखना है, कॉशियस रहना है कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जुडिशरी का एग्जाम, इट इज दिस द इजीएस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया एट दैट लेवल। जिस लेवल की जॉब आपको देगा, यूपीएससी के पैरेलल जॉब देगा आपको, उस लेवल पर देखा जाए तो इसका जो लेवल है एग्जाम का, डिफिकल्टी लेवल, वो बहुत कम है। शर्त सिर्फ इतनी है, आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को बहुत ढंग से याद रखना है ना। बातें छोटी सी हैं लेकिन आपको याद ऐसे रखना है जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और है भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो इन दिस चैप्टर आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स एवरी माइन्यूट डिटेल। टीपीए को जितना टेक्निकल समझा जाता है, आई विल मेक इट दैट मच सिंप्लीफाइड फॉर यू। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने इसको याद करना है, ठीक है। तो दिस इज द क्लास फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। डोंट से इट इज नॉट फॉर मेंस। अब क्योंकि प्रीलिम्स के एक ही कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन बोलते हैं, तो आई से रिपीटेडली क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से आएगा, यहां से आएगा, बट इट डजंट मीन इट इज नॉट हेल्पफुल इन योर मेंस। सो प्लीज कंसिडर दिस क्लास इज फॉर प्री ऑब्लिक मेंस, प्री कम मेंस की क्लास है ये। तो आई होप कर लेंगे आप लोग इसको। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ दिस नाउ, and now please this is the first question for your prelims from which this is the chapter. Please see the slide. क्वेश्चन कहां से आएगा? यहां से क्वेश्चन आएगा। दिस they can ask the chapter number in your prelims. This is chapter number 7th. It is related to the gifts. This is gift, chapter number 7th, first question prelims का। Then they can ask you the sections. This is section 122 to 129। आपको ग्रुप में भी याद रखना है। आपको you need to remember, you need to learn these sections individually as well as in the group itself. This is section 122 to 129 dealing with the gifts. ये पूरा ग्रुप आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखना होगा, और बहुत मुश्किल सवाल आपके लिए आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी देखिए गिफ्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द टीपीए। छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आया था क्वेश्चन ये, एंड द आंसर इज 122। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, सेक्शन बेस्ड, तो आइडिया लग गया होगा आपको। सो सेक्शन 122 से शुरुआत करते हैं हम लोग। दिस इज सेक्शन 122, गिफ्ट डिफाइंड, एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। मैंने आपको दिखाया, दिस इज गिफ्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द टीपीए एक्ट 1882। दिस इज व्हाट सेक्शन 122 हो गया। तो अब बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की, डायरेक्ट लैंग्वेज की, और यहीं से समझना है। ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट हेयर, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। you need to understand what this is 122. Gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily without consideration. This is
सी देखो कितने राउंड लगाने पड़े मुझे, जितने गोले लगे हैं, जितने मैंने सर्कल बनाए हैं, इट मीन्स ऑल दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन, दिस इज हाफ ऑफ द सेक्शन। ये हाफ सेक्शन हुआ आपका। अभी पार्ट 122 का लेटर पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं, इसी को समझ लेते हैं है क्या। देखिए कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, और जैसे कि मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, मेरी अप्रोच हाईली हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उससे ना कुछ कम और ना उससे कुछ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा के लिए देयर इज नो लिमिट। हम लोग गिफ्ट पर ही 1 घंटे 1 महीना पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है गिफ्ट की भी, है ना। तो हमने इसी पॉइंट से पढ़ना है कि गिफ्ट, यहाँ गिफ्ट के चैप्टर से प्रीलिम्स में कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, और आपको कहां कहां पर एग्जामिनर साहब आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो प्लीज सी दिस। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा, इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर द गिफ्ट। एंड प्लीज जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इज असेंशियल है या नॉट असेंशियल पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन ने पूछा है इज नॉट असेंशियल और वो करेंगे इज असेंशियल। तो ऐसी गलती ना हो आप लोगों से। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए ट्रिक है कि आप इसमें लगाएंगे राउंड, कि पूछा क्या है, नॉट एसेंशियल पूछा है। अगर आप ऐसे सर्कल बना देंगे उस पर, तो उससे आपकी स्पेशल अटेंशन ड्रॉ हो जाएगी, आपके माइंड में वो फीड हो जाएगा कि नो यू नीड टू फाइंड आउट नॉट एसेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ गिफ्ट। पासिंग ऑफ कंसिडरेशन, देखिए क्या है, गिफ्ट इज ट्रांसफर व्हाट, विदाउट कंसिडरेशन। तो आंसर इज नॉट एसेंशियल, दिस है। ऐसे ही आगे देखते हैं थोड़ा सा भी और। इन केस द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट। डोनी डाइज मतलब जिसको दान दिया जा रहा है, जिसको गिफ्ट दी जा रही है, इफ ही डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस द सैड गिफ्ट वुड बी वॉइड, वैलिड, हेरिटेबल, वॉइड, वॉइडेबल। क्या होगा, मैं क्वेश्चन क्यों पढ़वा रहा हूं, ताकि आपका दिमाग लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने फेस करना है। तो जब डायरेक्ट पढ़ेंगे तो शायद आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलेगा उस तरफ। देखिए ऐसे, इफ द डोनर डाइज, यानी कि डोनर डाइज और डोनी डाइज। पहला क्वेश्चन कहां से आया था, डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। ये कहां से क्वेश्चन है, डोनर डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस। तब क्या होगा, अगेन फाइंड आउट इनकरेक्ट। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है या नहीं, दिस इज करेक्ट। गिफ्ट शुड बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द। तो ये पूरे का पूरे 120 की लैंग्वेज बेस्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, करेक्ट और इनकरेक्ट पर। जैसे कि क्वेश्चंस में लिखवाता हूं आपको, स्टेटमेंट बेस्ड। ये 4 स्टेटमेंट्स हो गए आपको, स्टेटमेंट्स। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर ए वैलिड गिफ्ट। अगेन ये गिफ्ट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, नॉट ए वैलिड कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट। अगेन स्टेटमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, सब कुछ डायरेक्ट लैंग्वेज से दिया गया है, बस हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है इसको। तो गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड विदाउट कंसिडरेशन। ये आप लोगों ने हाईलाइट कर लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं समझाता हूं उसको। बाय वन पर्सन कॉल्ड डोनी, इसको हाईलाइट कर लीजिए। टू अनदर कॉल्ड डोनी, सॉरी डोनर एंड डोनी, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। एंड नेक्स्ट पार्ट आप लोगों ने हाईलाइट कर लिया होगा डायरेक्ट अपना। एंड आई सपोज कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को भी ढंग से समझ लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स से पूछे गए हैं। यहाँ से मेंस में भी यही पूछा जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिफ्ट एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए वैलिड गिफ्ट। ये मेंस में क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसको ऐसे पढ़िए, गिफ्ट इज ए ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। मीन्स
व्हेन यू आर गिफ्टिंग समथिंग, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप कुछ वापस नहीं लेते हैं। कंसिडरेशन मीन्स व्हेन यू आर गिविंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ योर गिविंग समथिंग और डूइंग समथिंग, सम अदर पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर यू, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। और ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मैं केवल आपको कुछ दे रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग यू समथिंग, आई एम ट्रांसफरिंग यू समथिंग, आई एम ट्रांसफरिंग यू समथिंग विदाउट टेकिंग इन रिटर्न एनीथिंग। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपके जो मैं कुछ दे रहा हूं, वेदर एक पेन दे रहा हूं, इट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, और मैं अपना बेंगलो दे रहा हूं, तो कुछ भी दे रहा हूं, मोटरसाइकिल दे रहा हूं, कोई भी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, लेकिन उसके रिटर्न में, उसके एवजी में, उसको उतारने के लिए, उसको खरीदने के लिए आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं। अगर उसके रिटर्न में आप मुझे कुछ देंगे, है ना, तो इट मे बी द ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली हो गई। और इफ यू आर गिविंग मी मनी, इट मे बी द सेल परचेज। बट इन दिस केस द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, गिफ्ट इज द ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। एंड इसी पॉइंट पर यू हैव सीन एंड यू विल सी मैनी क्वेश्चंस, दिस इज द विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर। इन दिस केस इसे हम कहते हैं ग्रेचुअस ट्रांसफर। क्या कहते हैं इसको? ग्रेचुअस ट्रांसफर। तो इसी पॉइंट को एलैबोरेट करते हैं। कम टू दिस पॉइंट, दिस देखिए स्लाइड को। तो गिफ्ट इज ट्रांसफर कैसा? ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। इन केस ऑफ गिफ्ट व्हाट वी आर ट्रांसफरिंग? प्रॉपर्टी। देखिए लैंग्वेज क्या है, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है कि राइट टू एंजॉयमेंट या ऐसा कोई पार्शियल इंटरेस्ट नहीं है। इट मींस हियर वी आर ट्रांसफरिंग व्हाट? वी आर ट्रांसफरिंग एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मींस वी आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मींस हम उसको स्वामित्व ट्रांसफर कर रहे हैं। आज जिस प्रॉपर्टी का स्वामित्व मेरे पास है, उस आज मेरे ट्रांसफर करने के बाद उसका स्वामित्व आपके पास होगा। आज जो मकान, आज जो घर मेरा है, जिसका स्वामी मैं हूं, जिसका स्वामित्व मेरे पास है, द ओनरशिप बिलोंग्स टू मी। आफ्टर गिफ्ट, आफ्टर यू एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, दैट विल बिलोंग टू यू, यू विल बी द ओनर, ओनरशिप ऑफ दैट हाउस विल बिलोंग टू यू। तो गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फर्स्ट पॉइंट। तो दिस इज हम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। This is not the partial interest. This is the absolute interest. Gift is the transfer of ownership. And when we say it is without consideration, in other sense, we say in legal language, gift is the gratuitous transfer. Gift is what? Gratuitous transfer. समझ में आई था आपको? अब gratuitous transfer की अगर आप बात करेंगे, so gratuitous transfer जो है, that may take place between two living persons or only after the death of the transferor. अगर हम ग्रेचुअस ट्रांसफर की बात करते हैं, ग्रेचुअस ट्रांसफर मींस द ट्रांसफर विच इज being taken place without consideration. Without consideration मींस बिना उसके कुछ रिटर्न में लिए हुए। तो जो ग्रेचुअस ट्रांसफर हुए, देयर मे बी टू काइंड्स ऑफ ग्रेचुअस ट्रांसफर्स। कैसे कैसे हो सकते हैं? नंबर वन, दैट मे बी बिटवीन टू लिविंग पर्संस, दो जीवित व्यक्तियों के बीच मध्य हो सकता है। जैसे आज की डेट में मैं कहूं कि ये लो अमनप्रीत, मेरे मोबाइल आप लो, है ना, तो दिस इज ए ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस, है ना। एंड सेकंड ये है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर। एक है कि वो जो ट्रांसफर होगा दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर। जो व्यक्ति गिवर है, जो व्यक्ति ट्रांसफरर है, उसकी डेथ के बाद होगा, है ना। तो इन दैट केस ये जो ट्रांसफर हुआ, जब हम इन लिविंग उसमें कहेंगे, लिविंग पर्संस के मध्य कहेंगे, इसे हम कहते हैं इंटरवाइवोज। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। इंटरवाइवोज ट्रांसफर मींस द ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। दो जीवित व्यक्तियों के मध्य जब ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरवाइवोज। और ये जो दूसरी कंडीशन है इसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री। तो टेस्टामेंट्री ट्रांसफर और इंटरवाइवोज ट्रांसफर। तो इंटरवाइवोज ट्रांसफर और टेस्टामेंट्री ट्रांसफर का आपको समझ में आया नहीं आया, बताइए मुझे बस ये। ठीक है,
ये हो इंटरवाइवोज। सो ग्रेचुअस ट्रांसफर्स, अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, ग्रेचुअस ट्रांसफर्स मे बी इंटरवाइवोज और इट मे बी टेस्टामेंट्री। ठीक है, गिफ्ट में भी इंटरवाइवोज और टेस्टामेंट्री। ठीक है, सो इसको ऐसे कह सकते हैं, गिफ्ट इंटरवाइवोज इज ग्रेचुअस ट्रांसफर ओनरशिप बिटवीन लिविंग पर्सन, है ना, एंड दिस इज द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन 5। विद इन दैट जो गिफ्ट इंटरवाइवोज है मींस गिफ्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन, सेक्शन 5 अगर आपने पढ़ा होगा तो दैट इज व्हाट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, है ना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो मीनिंग डिफाइंड किया गया है सेक्शन 5 में, उसका एक पार्ट क्या है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द टू लिविंग पर्संस। तो सेक्शन 5 गिफ्ट इंटरवाइवोज इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी within the meaning of section 5 and this is covered by this act. We are dealing with transfer of property act is dealing with the gift intervivos. मेरी बात समझ में नहीं आई आपको ना? देखो ये जो मामला है, what I mean to say कि जो हमने पढ़ा गिफ्ट इंटरवाइवोज एंड टेस्टामेंट्री, तो ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है TPA, देख रहे हैं हम, TPA is dealing with the gift intervivos. It is not dealing with the testamentary gifts. कैसे, ऐसे समझिए आप इसको, देखिए ये गिफ्ट टेस्टामेंट्री की बात करें, जो गिफ्ट टेस्टामेंट्री को हम बोलते हैं विल, वसीयत, कि मैं अपने पूरे होशो हवास में और इन गवाहान के सामने समक्ष ये अपनी विल, अपनी मर्जी से वॉलंटरी दिस दैट ब्ला 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 ये करता हूँ कि मेरी पूरा लाल किला भी आपका, ताजमहल भी आपका, और ये भी आपका और वो भी आपका, लेकिन कब मिलेंगे आपको, मेरे मरने के बाद मिलेंगे, मरणोपरांत मिलेंगे। तो दिस इज द गिफ्ट टेस्टामेंट्री, दिस इज वन वे ट्रांसफर। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम एनीथिंग, आपसे कुछ चाह नहीं रहा हूं मैं, है ना, मैं आपको कुछ केवल दे रहा हूं, लेकिन कब मिलेगा आपको, मेरे मरने के बाद मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको टेस्टामेंट्री। अब चूंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है तो ग्रेचुअस हो गया, इट इज लाइक गिफ्ट, और इसको स्पेशली नाम देते हैं हम लोग विल, समझे। तो ये जो विल में ट्रांसफर होता है दैट इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये हम लोग सेक्शन 5 में ही पढ़ चुके हैं, दिस इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हेन दो बातें होती हैं, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच टेक्स प्लेस बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, या एक का क्या हुआ कि जो ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी का वहां पर कैसे हुआ, देयर वाज सम एक्टिविटी, देयर वाज सम एक्ट डन बाय द पार्टीज, and in case operation of law this is the automatic transfer. Now after death the property will be transferred automatically as per the intentions shown in the will. वसीयत के अंदर जो टेस्टेटर है उसने जिस प्रकार से अपनी इंटेंशन जाहिर की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वैसे ही होगा वो कहलाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो जी जो गिफ्ट टेस्टामेंट्री है, दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम टेस्टामेंट्री गिफ्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि हम विल को नहीं पढ़ते हैं, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। यहीं से क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको इसमें, तो ये आपको समझना भारी पड़ जाता है कि एक्चुअली है क्या, है ना। तो वेदर दिस इज विद इन द स्कोप ऑफ द टीपीए और वेदर इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द टीपीए, दिस इज व्हाट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द टीपीए and why this is. So gift intervivos are within the scope, gift testamentary are outside the scope of this act. And now I invite your questions on this point. Gift testamentary, gift intervivos, will, operation of law, within the scope, outside the scope. ये मैंने कुछ बातें समझाई हैं आपको, ये बताया गिफ्ट इज ए ग्रेचुअस ट्रांसफर, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। इन सब बातों को अगर आपने नहीं समझा तो मुझे समझ सकते हैं, पूछिए। ये टेस्टामेंट्री वाले पे ना, इसको मैं समझाता हूं, चलिए। मींस लॉ रिलेटेड टू विल, will not be considered, is not the subject matter of the Transfer of Property Act. Section 5 of the TPA Act specifically says this is the transfer by the act of the parties, by the
एक्ट ऑफ पार्टीज। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो स्कोप है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके के ट्रांसफर्स को डील करता है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि जो बाय द एक्ट है, ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज को डिफाइन एंड अमेंड किया जा सके, उनको एक डेफिनेट मीनिंग दिया जा सके। तो जो स्कोप ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड टू द एक्सटेंट दैट इट इज डीलिंग विद द ट्रांसफर्स विच आर टेकिंग प्लेस बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। ऐसे हस्तांतरण जहां पर जो पार्टीज हैं, है ना, वो कुछ कार्य के द्वारा, कुछ कार्य करने के द्वारा हस्तांतरण कर रहे हैं। तो ट्रांसफर इज बीइंग टेक प्लेस बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज नोट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे इनहेरिटेंस का हुआ, कल भी डिस्कस हुआ था। इनहेरिटेंस में क्या हुआ, दादाजी की संपत्ति दादा, पिताजी, पोता पर पोता और उसके ग्रैंडसन, ग्रैंड ग्रैंडसन पर कैसे पहुंचता है, वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, वो वहां पर पर्सनल लॉज के थ्रू वो प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है। ऐसे विल के केस में भी दिस इज द लॉ रिलेटेड टू विल्स एंड ऑटोमेटिकली एज सून एज द डेथ टेक प्लेस ट्रांसफर टेक्स प्लेस, है ना। जैसे मैंने एक वसीयत बना दी आज कि आज मैंने वसीयत दिया कि नीतू मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है और मेरे मरने के बाद इसको मेरे अकाउंट से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाए। सही है। अब कब मिलेंगे नीतू तुम्हें, ये मिलेंगे जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। 2 दिन बाद मैंने तुमसे कुछ कहा कि कुछ टेस्ट वगैरह दो, तुम्हारे मार्क्स कम आए कि नहीं यार ये उतनी भी अच्छी नहीं है, कट कर दो, वसीयत चेंज, 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ कर देते हैं। फिर तुमने किसी टेस्ट में किसी में गड़बड़ करी और फिर या फिर किसी क्लास में पंक्चुअल नहीं थी कि नहीं ये उतनी भी अच्छी नहीं है, इसको 500 रुपए करो बस। अब ये जो घटता बढ़ता रहेगा, दैट इज विल इज माई पर्सनल अफेयर टिल आई डाई, दैट विल बी फाइनल ओनली आफ्टर माई डेथ। और जो लास्ट विल होगी दैट विल ऑपरेट एज पर द लॉ, दैट द ट्रांसफर विल टेक प्लेस थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। वहां पर जो लेने वाला है, नीतू तो कुछ कर ही नहीं पा रही है ना, उसमें कंसेंट ली जा रही है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट केस। तुम्हें शायद पता भी ना हो कि तुम्हारे नाम पर कोई वसीयत लिखी जा रही है ना। तो दैट इज नॉट द ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। सो दिस इज द गिफ्ट्स, टेस्टामेंटरीज और इन अदर वर्ड्स विल आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस एक्ट का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट डीलिंग विद द लॉ रिलेटिंग टू द विल। विल से संबंधित जो लॉ है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के स्कोप से बाहर की बात है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में उसके प्रोविजंस आपको नहीं मिलेंगे, टीपी एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर टू यू। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं गिफ्ट मोटिस कॉजा। एक कॉन्सेप्ट है गिफ्ट, इसको देख लीजिए एक बार आप। गिफ्ट्स मोटिस कॉजा, ए गिफ्ट मेड ड्यूरिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। इसके मीनिंग पर क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय द गिफ्ट मोटिस कॉजा। मोटिस कॉजा गिफ्ट का मतलब क्या है, ए गिफ्ट मेड ड्यूरिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जब मृत्यु सामने हो, है ना, जब सामने मौत नजर आ रही हो, है ना। याद कीजिए महाभारत का सीन, वो जब जो भीष्म है वो तीरों से बिंधे पड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि मौत सामने है ना। दशरथ को पता है कि मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है जब आसपास ड्यूरिंग द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की अब जो है मौत होने वाली है, उसको गिफ्ट को, उस समय जो गिफ्ट कही जाती है, उस समय जो गिफ्ट को ये कहा जाए ठीक है ये तुम्हें दिया वो तुम्हें दिया, उसको बोलते हैं गिफ्ट मोटिस कॉजा। ये टेक्निकल टर्म है, लीगल टर्म है, गिफ्ट मोटिस कॉजा, a gift made during the apprehension of death. Such gifts are also excluded from the chapter. These gifts motis causa are also not the part of the, are not dealt with the chapter TPA. Gift motis causa, apprehension of death. ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, आई होप कर लेंगे। नेक्स्ट, अब मुस्लिम लॉ के बारे में आ जाइए। इसी पॉइंट पर क्या पोजीशन है अंडर द मुस्लिम लॉ, पढ़ लीजिए जरा इसको पहले स्लाइड को। अंडर द मुस्लिम लॉ ए गिफ्ट मेड इन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इज कॉल्ड गिफ्ट ड्यूरिंग मर्ज उल मौत।
मर्ज उल मौत, गिफ्ट ड्यूरिंग मर्ज उल मौत, मर्ज उल मौत, एंड इट इज इंटरप्रेटेड एज विल, गिफ्ट्स मेड बाय हिबा कहते हैं इसको। तो इस टर्म को मत भूलना। मर्ज उल मौत क्या है? मर्ज उल मौत है गिफ्ट ड्यूरिंग दिस, वही एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। तो उसको टेक्निकली वो उर्दू में शब्द है, उर्दू में है या अरेबिक शब्द है ये नहीं पता मुझे, लेकिन मर्ज उल मौत याद रख लीजिए, है ना। और इसको भी एज ए विल इंटरप्रिटेशन होती है। और टेक्निकली जो गिफ्ट है, मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को बोलते हैं हिबा। तो लॉ रिलेटेड टू हिबा, ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज हिबा। हिबा इज ए टर्म फॉर द गिफ्ट इन मुस्लिम लॉ, and both of these gifts are excluded from this chapter by section 129, whether it is marjul maut or whether it is hiba. Section 129 of this act, TPA act, excludes this. It means the law related to gifts, gift से संबंधित मुस्लिम लॉ is not covered by this TPA act. तो हिबा इज रेगुलेटेड बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम लॉ जो हिबा से रिलेटेड लॉ है, दैट इज डेल्ट बाय व्हाट? मुस्लिम लॉ। इट इज नॉट डेल्ट बाय द सेक्शन 122 टू 128 ऑफ द टीपी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हिबा को डील नहीं करता, मर्ज उल मौत को डील नहीं करता। सही है। सो ये अगेन आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मुस्लिम लॉ के बारे में। तो मुस्लिम लॉ में क्या हुआ? हिबा हुआ, इट इज नॉट डेल्ट। किस कौन सा सेक्शन एक्सक्लूड करता है? सेक्शन 129 ये कहता है कि द लॉ रिलेटिंग टू द गिफ्ट इज विल बी नॉट एप्लीकेबल अपॉन द मुस्लिम लॉ। तो स्पेसिफिकली गिफ्ट के प्रोविजंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आपको मैंने कुछ बातें बताई, इससे आगे बात पढ़ते हैं। फिर वहीं से शुरुआत करेंगे। क्या बात थी यहां पर? देखिए, दिस वॉज वी हैव बीन रीडिंग व्हाट? सेक्शन 122। सेक्शन 122 में क्या? गिफ्ट की डेफिनेशन है। इट डिफाइंस गिफ्ट। तो वी हैव रेड दिस। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली विदाउट कंसिडरेशन। तो अभी हम लोगों ने ये पार्ट डिस्कस किया है, विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट। अब कुछ अगले पार्ट डिस्कस करते हैं इसी के। इसको समझिए, आपका क्वेश्चन भी आया था यहां पर ये। तो गिफ्ट इज ए ट्रांसफर, गिफ्ट जी इज व्हाट? ट्रांसफर। ये ऐसे समझिए, गिफ्ट इज व्हाट? ट्रांसफर। बाय हुम? बाय वन पर्सन। एंड व्हाट क्या कहलाता है वो? ही इज कॉल्ड एज डोनर। उसको हम बोलते हैं डोनर। एंड किसको दी जाती है? donor is to another person, he is called donee and accepted by or on behalf of the donee। इसको समझिए आप ढंग से। देखिए, गिफ्ट इज द ट्रांसफर बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर। जो ट्रांसफरर है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर। और ये आसान बात है, आप कहेंगे रिपीट क्यों कर रहे हो सर आप इसको इतना? क्योंकि यहां से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलेगा डोनर। और क्वेश्चन यहां पर भी क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि डोनर एंड डोनी, इसकी स्पेलिंग्स में कई बार वो बहुत जल्दबाजी में डोनर डोनी को ध्यान नहीं देते। ऑप्शन ए था डोनर, ऑप्शन बी था डोनी। और उन्होंने बिना पढ़े बिना समझे उसको फटाफट क्लिक कर दिया। तो कई बार जो क्वेश्चन आपको आता था, ऐसे मत करना आप लोग, क्योंकि लगभग मैंने देखा 5 to 6 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही गलत करके आते हैं। उनको उसको कहते हैं मानवीय भूल, ह्यूमन एरर्स। और मैं डेली हर लेक्चर में समझाता हूं कि वो नहीं होनी चाहिए बस आप लोगों से। तो डोनर हुआ, डोनी हुआ। जैसे मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं तो आई एम द डोनर, और आप तक गिफ्ट जा रही है, आप गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं, आप फिर डोनी। एंड एक्सेप्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई एम गिफ्टिंग यू समथिंग, है ना, इफ आई एम गिविंग यू समथिंग बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, तो दैट विल नॉट बी ए वैलिड गिफ्ट, दैट विल बी ए वॉइड गिफ्ट। मैंने कहा कि मैं आपको अपनी तमाम संपत्ति दे रहा हूं, आपने कहा सर थैंक यू, आपका आशीर्वाद ही बहुत है, बस बात वहीं खत्म हो गई। गिफ्ट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, दिस गिफ्ट इज इनवैलिड और यू कैन से वॉइड।
it will not take place, transfer will not take place in that case. तो don't forget this fact कि gift must be accepted by the donee. डोनी के द्वारा गिफ्ट की एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। और कौन कर रहा है गिफ्ट? ट्रांसफर कर रहा है डोनर। अब यहीं से जो आपका क्वेश्चन था कि एज रिलेटेड जो फैक्टर थे वो आपको यहां पे समझने पड़ेंगे। डोनर और डोनी के बारे में समझते हैं। डोनर, तो डोनर इज द पर्सन हु इज ट्रांसफरर। So if you want to transfer, if you want to make a gift, तो you must be a competent person. सामर्थ्यवान व्यक्ति होने चाहिए। It is important now. For a valid gift, donor must be a competent person. It means what? When can you say he is competent? हम कब कहेंगे कि वो competent है? Competent to make a gift. That is why it means दो बातें ध्यान रखनी है। He must be have the capacity and he must be having the right to make the gift. क्या कह दिया मैंने? दो बिंदु बता दिए मैंने आपको, इसको समझ लीजिए आपको। For competency, the donor must have the capacity as well as the right to make the gift. नहीं समझे आप? दो बातें हैं, देखिए। What is the need? He must be competent. Donor must be competent. For competency, what? He must have the capacity and he must have the right. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझिए आपको ये कि कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? डोनर हैज दी, इस कैपेसिटी का मतलब हुआ कि डोनर हैज द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ ही हैज द कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट then he is deemed to have the capacity to make gift. It means what? If I am the person who wants to make a gift, इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए मेरा बड़ा मन आ रहा है कि जी मैडम पूजा चौहान है, या आजकल की इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है ना, फटाफट आंसर करती हैं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मेरा मन करा कि मैं इनको जो प्रधानमंत्री के बगल वाला जो बंगला है मेरा, वो इनको गिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, एज ए फन, खुश हो लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू मी दैट वेदर यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग इट और नॉट, वेदर यू हैव द कैपेसिटी। इसको समझिए, कैपेसिटी वाले शब्द को समझिए। आपके पास कैपेसिटी, वेदर आई हैव द कैपेसिटी टू मेक ए गिफ्ट और नॉट। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट? ये पता कैसे चलेगा वेदर आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग ए गिफ्ट और नॉट? कैपेसिटी टू मेक ए गिफ्ट, ये कैसे चलेगा पता? वेदर आई एम कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वेदर आई हैव कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। और ये कहां से पता चलेगा? नाउ वी विल गो टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वहां पर क्या चलेगा पता? इफ आई एम द मेजर एंड इफ आई एम ऑफ द साउंड माइंड। अगर मेरी एज आई एम ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड इफ आई एम हैविंग द साउंड माइंड, देन आई कैन से दैट आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक संविदा को करने की सामर्थ्य रखता हूं और इसलिए मैं गिफ्ट को भी करने की सामर्थ्य रखता हूं। तो वेदर आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग ए गिफ्ट और नॉट डिपेंड्स ऑन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वेदर आई एम कैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को करने की सामर्थ्य रखता हूं या नहीं रखता हूं, ये कहां से चलेगा पता? ये पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं तो मैं गिफ्ट भी दे सकता हूं। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता हूं? जब मेरी एज कैसी हो? आई एम द एज ऑफ मेजॉरिटी, है ना, एंड आई एम हैविंग साउंड माइंड। सो ये है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि कैपेसिटी टू मेक ए गिफ्ट। तो इन दिस केस आई एम बियॉन्ड 18, आई एम ऑफ साउंड माइंड, तो इट मीन्स आई हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स आई हैव कैपेसिटी टू मेक द गिफ्ट एज वेल। सो दिस इज पॉइंट व्हाट कि लिंक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू मेक द गिफ्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हैं तो आप गिफ्ट करने के लिए भी कैपेबल हैं। नो, एक पॉइंट तो हो गया। मैं क्या करना चाह रहा था? आई वॉज इंटेंडिंग टू मेक ए गिफ्ट इन फेवर ऑफ डोनी, सो कॉल्ड डोनी पूजा ठाकुर या पूजा चौहान। नाउ
विच बंगलो? द बंगलो एडजेसेंट टू द पीएम हाउस, प्रधानमंत्री के घर के बराबर का जो बंगलो है मुझे वो गिफ्ट करना है। और मैंने पहली शर्त पूरी कर दी अब ये, आई हैव द कैपेसिटी टू मेक कॉन्टेक्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट? दिस इज राइट टू मेक ए गिफ्ट बिसाइड्स कैपेसिटी। कैपेसिटी तो आप सबके पास है, यू आर ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, यू आर ऑल ऑफ यू आर ऑफ साउंड माइंड। सेकेंड पॉइंट इज दिस, राइट टू मेक द गिफ्ट। डू यू हैव द राइट टू मेक द गिफ्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट? अब यहां पर क्वेश्चन फंस गया, बिकॉज आई डोंट हैव एनी राइट ओवर दैट बंगलो। मेरा उस बंगलो पर कोई अधिकार नहीं है जिसको मैं गिफ्ट करना चाह रहा हूं, तो हाउ कैन आई मेक इट? तो ये दो बातें अलग अलग हैं, कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू मेक गिफ्ट, एंड दिस इज राइट टू मेक गिफ्ट एंड कैपेसिटी टू मेक गिफ्ट। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान रखना। कैपेसिटी इज लिंक टू द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, राइट टू मेक गिफ्ट मीन्स आई हैव द राइट टू डिस्पोज, यानी कि आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दिस इज, एंड देयरफॉर वी से कि gift by minor or insane person is void. If a minor person is making a gift because he is not capable of making contract, he is not capable to enter into any contract, a minor or insane person, and therefore gift by these persons is considered void. हाँ या ना? बात समझ में आ गई? तो कैपेसिटी से निकला कि गिफ्ट बाय माइनर और इनसेन पर्सन विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। सी दिस। तो ये आपने समझा माइनर और इनसेन का। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए कैपेसिटी के साथ, राइट टू मेक गिफ्ट के पॉइंट पर, दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो यू मस्ट से दैट डोनर मस्ट हैव ओनरशिप राइट एट द टाइम ऑफ, देखिए इसमें, इसको पढ़िए एक बार जरा। राइट टू मेक बिसाइड्स कैपेसिटी, कैपेसिटी से अलग क्या होना चाहिए? डोनर मस्ट हैव द राइट टू मेक गिफ्ट। आई डिस्कस दिस जस्ट नाउ, ओके, एंड देयरफॉर इट वाज बिकॉज गिफ्ट बीइंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। गिफ्ट में क्या हो रहा है? देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का हस्तांतरण है गिफ्ट में। गिफ्ट में क्या हो रहा है? स्वामित्व का हस्तांतरण हो रहा है। गिफ्ट बीइंग ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट मींस डोनर मस्ट हैव द ओनरशिप राइट, उसके पास स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अब समझिए इस बात को। डोनर मस्ट हैव द ओनरशिप राइट। व्हाट आई एम ट्रांसफरिंग, मैं आपको क्या कर दे रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं। आई एम ट्रांसफरिंग यू ओनरशिप राइट थ्रू गिफ्ट। जब मैं आपसे यह कहता हूं कि आई एम गिफ्टिंग इट टू यू, इट मीन्स आज तक मैं इसका मालिक था, आज के बाद आप इसके मालिक हो जाएंगे। तो पहले ये जरूरी है मेरा मालिक होना। जैसे ये जो प्रॉपर्टी है जहां पर अभी विधि सिचुएट है, दिस इज ऑन ए रेंटेड अकोमोडेशन। अब आज मैं कहूं कि अमनप्रीत आज से ये तुम्हारा हुआ, अमनप्रीत भी खुश कि सर ने कुछ सोच समझ के बोला होगा, सर हैज ए कैपेसिटी, ही इज कैपेबल टू मेक एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट, बट आई डोंट हैव द ओनरशिप राइट इन दिस प्रॉपर्टी। आई डोंट हैव द ओनरशिप राइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसीलिए मेरे पास राइट टू मेक गिफ्ट है ही नहीं। आई डोंट हैव राइट टू मेक गिफ्ट एंड देयरफॉर आई कैन नॉट मेक ए वैलिड गिफ्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैं इस प्रॉपर्टी की, इस संपत्ति की वैलिड गिफ्ट कर ही नहीं सकता। हाँ या ना? और दूसरी बात, जो ऑनरशिप राइट देखेंगे वो कब देखेंगे? एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। जिस समय मैं गिफ्ट कर रहा हूं उस समय मैं उसका ओनर हूं या नहीं हूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग ए प्रॉपर्टी इन इनहेरिटेंस फ्रॉम माई फादर। मैं अपने पिताजी से एक संपत्ति को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे मिलेगी, वो है ना। एंड नाउ आई वॉन्ट टू गिफ्ट इट दिस प्रॉपर्टी टू यू। मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूं, तो वो होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है अभी। वो मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक कभी भविष्य में बनूंगा जब वो प्रॉपर्टी मिलेगी।
एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट, जो अब मैं कह रहा हूं, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, आई डोंट हैव दैट प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है ये मकान आपका हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय ये प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, तो आई शुड हैव द ओनरशिप राइट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गिफ्ट, इट इज ऑल्सो नेसेसरी। सो एज ए फॉर ए डोनर, what is important? Number one, he must be capable of entering into contract. Number two, he must have the right to make the gift at the time of the making gift. Time is also important. So three things: capacity to make a contract, number one. Number two हुआ right to make the gift, means he should be the owner. And number third, time is very important. At the time of making the gift, he must be the owner of that property. So these are the 3 points with regard to the कैपेसिटी ऑफ द डोनर, हु इज द कॉम्पिटेंट डोनर, हु कैन डोनेट। तो इस पॉइंट पर अगर आपको किसी को पूछना तो मुझे बताइए। तो यू कैन सी दिस, ये स्लाइड देखिए और आपके माइंड में इसके बाद में हमेशा के लिए बात फिट हो जानी चाहिए। दिस फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ द कैपेसिटी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट मीन्स व्हाट? एज ऑफ द मेजॉरिटी एंड ऑफ द साउंड माइंड। And second point was right to make a gift. It means right to make gift, donor must have the ownership right at the time of making gift. So these are the 2 points with regard to the donor. अब इसमें एक पॉइंट है, इसको आप समझिए ज्यूरिस्टिक पर्संस के बारे में। ज्यूरिस्टिक पर्संस सच एज रजिस्टर्ड सोसाइटीज, फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो कॉम्पिटेंट टू मेक गिफ्ट as a donor. Something this is, so this is again a question for your prelims. This is again a question for prelims कि whether the juristic person can make a gift or not. क्या जो संपत्ति का जो दान है, गिफ्ट है, juristic person के द्वारा भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हो गई, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई, है ना? वेदर द आंसर इज दे आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू मेक द गिफ्ट। अब इसमें मैंने सब कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट से बताया, अब मेंस का क्या रहा? जब मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन द गिफ्ट, और आप डिफाइन कहेंगे कि द गिफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 122 टीपीए 1882 एंड इट प्रोवाइड्स एज, फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे एज पर सेक्शन, एंड देन फिर आप ये बातें सारी बातें बताएंगे कि जो एक एक पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यू विल हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस ओनली, है ना? जब डोनर को समझाएंगे तो डोनर की पूरी कैपेसिटी को समझाएंगे, डोनर को फिर राइट ऑफ मेकिंग गिफ्ट भी समझाएंगे, फिर जुरिस्टिक पर्सन का पॉइंट भी देंगे उसमें, और फिर ये भी बताएंगे कि माइनर होगा या इनसेन पर्सन होगा तो प्रॉपर्टी वो जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगी। एक एक पॉइंट को आप उसको एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे, वो फिर आपका वो आंसर हो जाएगा, मेंस का आंसर हो जाएगा। वो फिर डिपेंड करता है कि मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस पॉइंट पर उनका स्ट्रेस है, अकॉर्डिंगली हम उसी पॉइंट को वहां पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछा शुरुआत वहीं से होगी, है ना? वैसा नहीं होता। तो वो क्वेश्चन की डिमांड होती है, वो एक आंसर राइटिंग क्लासेस का अलग से पार्ट हो गया वो, कि कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए। लेकिन मेंस में क्या पार्ट आया, क्योंकि मैं ये कॉन्शियस करना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि प्रीलिम्स को ही बताया सर ने अभी तक, यहां से प्रीलिम्स का आएगा, यहां जहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं वो तो बता दिए मैंने यहाँ पे, लेकिन मेंस के लिए सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं आपको, कि गिफ्ट को डिफाइन करना है, और गिफ्ट फिर उसके डेफिनेशन में जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, इन एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड गिफ्ट करके आप लोगों ने उसको सबको इनकॉर्पोरेट करके डिटेल में समझाना होता है। फिर ये जैसे डोनर का पॉइंट आएगा तो दोनों पॉइंट समझाएंगे, कैपेसिटी एंड राइट, कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू मेक द गिफ्ट, एंड इन केस ऑफ जुरिस्टिक पर्संस, माइनर, इनसेन, जस्ट ए मोटिस, गिफ्ट का कॉन्सेप्ट, ग्रेचुअस कॉन्सेप्ट, विल का कॉन्सेप्ट, है ना, मोटिस कॉजा, हिबा, ये सारी बातें आप एज पर नीड 1 to 1 करके लिखते चले जाएंगे। दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ योर मेंस। तो ऐसा नहीं कि मेंस के लिए एक अलग से गिफ्ट विल रिमेन गिफ्ट, यही टेक्निकलिटी समझनी होगी उसमें, ठीक है? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं आगे को। चलिए अब आते हैं डोनी पर जरा। डोनी नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डोनी नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, डोनी मे बी एनी पर्सन, बस सिर्फ इतनी सी बात है, ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ मेकिंग गिफ्ट।
इसको समझिए। देखिए, तो डोनी नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉम्पिटेंसी आपको ट्रांसफरर डोनर की देखनी थी, सेम पैरामीटर्स आर नॉट हेयर। तो सिर्फ यहां पर एक बात, क्या बात है कि इसमें ही मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व में होना चाहिए बस। जिस समय गिफ्ट हो रही है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट, ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। डोनी मे बी एनी पर्सन, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट। ही, वो जो कॉम्पिटेंसी वाली है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1, राइट टू मेक, वो सब यहां पे नहीं है। यहां पर सिर्फ है कि उसका इस दुनिया में अस्तित्व होना चाहिए। ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस वेदर ही इज ए माइनर और द मेजर, इट डजंट मैटर एट ऑल। देखिए, इसको पढ़ लीजिए सर, मेरे ख्याल से सब क्लियर हो जाएगा। रीड इट। ए गिफ्ट मेड टू ए माइनर, सी माइनर इज नॉट द पर्सन टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ही इज ए डोनी, insane person, or even in favor of a child in the mother's womb is valid. तो whether he is the minor, जो डोनी है, डोनी may be a minor, डोनी may be an insane person, or डोनी may be even a child in mother's womb, माता के गर्भ में भी बच्चा वो हो सकता है। इन सभी के फेवर में की गई गिफ्ट भी वैलिड होगी। शर्त क्या है? इट इज लॉफुली एक्सेप्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन हिज और हर बिहाफ। उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए कि हाँ, मैं इस दान को, इस गिफ्ट को स्वीकार करता हूं अपने पुत्र, अपनी पुत्री के बिहाफ पर, या अपने जिसके भी, जो भी उसकी रिलेशनशिप हो। तो माइनर के बिहाफ पर कोई उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे बस। तो मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन हिज और हर बिहाफ। इन दैट केस, इवन इफ द डोनी इज द माइनर, और डोनी इज द इंसेन पर्सन, और डोनी इज द चाइल्ड इन मदर्स वोम्ब, this will be a valid gift। माइनर, इंसेन पर्सन और चाइल्ड इन मदर्स वोम्ब के फेवर में की गई गिफ्ट भी एक वैलिड गिफ्ट होगी, है ना। सो अगेन, डोनी टू मे बी ए जूरिस्टिक पर्सन। एक बात, जूरिस्टिक पर्सन सच एज फर्म्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस are deemed to be competent donee and gift made to them is a valid gift। अब ये मुझे समझ में बताइए कि डोनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, है ना। डोनर एंड डोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया। डोनर एंड डोनी विदाउट कंसिडरेशन, इन दो पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, अब और देखते हैं कुछ। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे इसको भी। गिफ्ट इज द ट्रांसफर बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। ये हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट पर आइए, एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड। समझिए इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट पे डायरेक्ट लैंग्वेज है, देखिए। सच एक्सेप्टेंस में बी मेड बाय, मतलब एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। कब? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, नंबर 1, एंड वाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग, नंबर 2। डोंट फॉरगेट बोथ पॉइंट्स। ये दो पॉइंट है, मेंस में आपको रटना पड़ेगा। सेक्शन 122 को घोट लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, वर्बेटम याद करना चाहिए आपको। सेक्शन 122 शुड बी लर्न बाय यू वर्बेटम, शब्दशः रटना है आपको। तो एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, एक्सेप्टेंस जो एक शर्त आई, कंडीशन आई कि गिफ्ट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी। तो व्हेन इट शुड बी मेड, एक्सेप्टेंस कब की जानी चाहिए? सच एक्सेप्टेंस मे बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, 1 पॉइंट, एंड व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। दो बातें हैं, जब तक वो जीवित है तब कर सकते हैं, लाइफ टाइम में कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ गिविंग, व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ गिविंग मींस उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए देने की।
मान लीजिए वो बाद में जब मर तो गया, मरने से पहले पहले उसके जो ही इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग, इन दैट केस दैट एक्सेप्टेंस विल ऑल्सो नॉट बी वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना। एंड नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पी की इंफिनिटी टाइम्स, ये मान लीजिए इसको क्या, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज void. Multiple times this question has come, when the donor dies and when the donee dies. Now I show you the questions. See the question. This is the question. Say this. In case the donee dies before acceptance of the gift, the said gift under the TPA Act is void. P for claims. ये क्वेश्चन पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में आया है एंड यू सी द लैंग्वेज ऑफ दिस, बेयर एक्ट की लैंग्वेज। This, if the donee dies before the acceptance, gift is void. तो आई होप कि अब तो आप समझ जाएंगे इसको। ये रहा देखिए यहां पर अगेन वही, द गिफ्ट शुड बी एक्सेप्टेड, आपने पढ़ा भी, गिफ्ट शुड बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। इफ द डोनर डाइज, ये मैंने शुरू में भी समझाया था आपको, है ना, अगेन द गिफ्ट इज void। तो दोनों ही केस में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, डोनर पूछा है, डोनी पूछा है, गिफ्ट के यहां से क्वेश्चन आपको इसमें आता है। तो ये भी बात हो गई आपकी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूं, बाकी चीजें आपके जो मन में क्वेश्चन है वो आएंगे अभी एक्चुअली ड्यूरिंग लेक्चर। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये अब ये आपको एक क्वेश्चन है, आपने ब्रेक पढ़ लिया इसका, फाइंड आउट द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बात सही है, विदाउट कंसिडरेशन, करेक्ट और नॉट, ये बात सही है, ठीक है ना। गिफ्ट शुड बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर, यही बात सही है। इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज void, ये बात भी करेक्ट है। गिफ्ट में बी मेड ओनली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट में बी मेड ओनली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये बात गलत है, बिकॉज अब आप आ जाइए मूल लैंग्वेज है, फिर देखिए सही है। अब इसको फिर देख लेते हैं, देखिए 122 को, दिस इज व्हाट 122 gift defined, gift is the transfer of what, existing movable property and immovable property। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अब गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ द एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। The gift may be even of the movable property और गिफ्ट में भी immovable property, and that is why हम लोग जब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं और मैंने मीनिंग समझाया था आपको, दिस इज व्हाट TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहां पर ये नहीं था, दिस इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। तो TPA एक्ट इज डीलिंग विद द ट्रांसफर, TPA Act is dealing with the transfer of what? Property. It may be movable property or it may be immovable property. समझ रहे हैं आप? But mainly it is related to the immovable property. But there are certain examples, जैसे chapter second में 5 to 37 and the chapter related to the gift, chapter related to the exchange, जहां पर we are exchanging one good with the another. There may be the transfer of movable property as well. तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूं मैं कैसे क्वेश्चन आया है। यहां पर ये वाला क्वेश्चन, दिस इज द गिफ्ट मे बी मेड ओनली ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट एंड दिस वाज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द आंसर विल बी डी आंसर। तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग मींस एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट, at the time of making gift the property exists, it is not some kind of future property which will come to you. You have the ownership right at present when you are making a gift of this. ठीक है, तो यहां तक आपको अभी इसका लेक्चर का काफी पार्ट बाकी है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में जो मेरे ख्याल से रुक रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली दैट विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आपको कुछ समझना है तो मुझे बताइए। तो कर लिया आपने पूरी क्लास? अगर आप वाकई में सीरियस हैं, मेरे इतने जगाने पर आप जरूर जागेंगे और याद करने बैठ जाएंगे। देखिए आपके
मैं बहुत कठोर होकर कह रहा हूँ, ज़िंदगी में आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे। आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर और आपकी हेल्थ, यही आपको एक रेस्पेक्टफुल जीवन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, आखिरी श्वास तक आपको एक जो रेस्पेक्टेबल लाइफ है वो आपकी हेल्थ देगी और आपका ज्ञान देगा, आपका कैरियर देगा। कोई काम नहीं आएगा कितना ही कोई प्यार करने वाला हो। तो सारे झगड़े छोड़ करके पहले अपने इस पॉइंट पर फोकस करो, अपने को स्टेबल करो और फिर जा करके कुछ और सोचना। अगर अभी तक याद नहीं करे तो चुपचाप बैठ करके याद करो बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर ये। अरे हाँ, दूसरी बात, मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि आपको vidhijudical.com वेबसाइट और विधि जुडिशल एकेडमी का ऐप, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके लेवल को और एक प्रो लेवल पर ले जाएंगे आपको। उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।